वेलकम स्टूडेंट्स। इनोम पुश क्लासेस द कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बोर्ड लेवल के ऊपर प्लस टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, जिसके अभी तक मैंने 2 टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं और आज हम लेके आए हैं पार्ट टेस्ट 3। और पार्ट टेस्ट 3 में हमारा टॉपिक है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन। बेटे इस टेस्ट में मैंने 6 MCQs, 6 असर्शन रीजन, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन और बेटे करीब 14 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेट किए हैं। तो बेटे आज का पार्ट टेस्ट 2 का मेरा लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 में बेटे मैं फर्स्ट 6 MCQs आपको आज करवा रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट एन। ठीक है, आर एक रिलेशन है ऑन अ सेट ऑफ एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर गिवन बाय, और रिलेशन के पास आप सबको पता है रिलेशन क्या होता है बच्चों, सेट होता है और उसके पास कैसे एलिमेंट होते हैं, पेयर टाइप के। तो रिलेशन एक सेट होता है और कैसे एलिमेंट है, पेयर टाइप के। और यहाँ पेयर क्या दिया है मैंने आपको, ए बी पेयर दिया है, सच दैट ए और बी में क्या रिलेशन दिया है कि जो ए है वो b-2 के बराबर है और b जो है 6 से बड़ा है। देन ये 4 में से कौन ठीक है ये बताना है। देखो बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। रिलेशन मैंने आपको दिया है, ए बी टाइप की एलिमेंट है और ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए का नाम क्या है b-2 और b के ऊपर कंडीशन क्या लगाई है 6। ठीक है, और किसके ऊपर रिलेशन दिया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। इसका मतलब ए और बी यहां पे नेचुरल नंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले स्टेप में। ए का नाम बेटे क्या है b-2, तो रिलेशन के पास अगर ए बी पेयर है तो ए की जगह बेटे मैं क्या लिख सकता हूं b-2। तो ए की जगह मैंने लिख दिया b-2 कॉमा में b ऑलरेडी है और सच दैट यहां से वो हमें कह रहा है कि b 6 से बड़ा है। ठीक है बेटे अगला स्टेप, रिलेशन के पास पेयर है कौन बेटे b-2 कॉमा बी, और वो कह रहा है बी जो है 6 से बड़ा है। अब 6 से बड़ा है बेटे और बी और ए नेचुरल नंबर है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल के ऊपर रिलेशन दिया है, तो बी 6 से बड़ा 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, और इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा। ठीक है बेटे, अब टर्न बाय टर्न रखते हैं। पहले बी की वैल्यू हम 7 रखते हैं। बेटे बी की वैल्यू अगर मैं 7 रखूंगा तो 7 में से 2 गया, क्या आ गया आपका 5 आ गया, और बी की जगह 7 रखा तो आपका जो रिलेशन आया वो रिलेशन पेयर आया क्या 5-7। लेकिन 5-7 हमारी ऑप्शन में नहीं है, बात नहीं बनी। चलो बेटे ऐसे करते हैं, बी की जगह हम 7 रखे, बात नहीं बनी, 8 रखते हैं। बी की जगह बेटे जब मैंने 8 रखा रिलेशन सेट में, बी की जगह जब मैंने 8 रखा तो 8 में से 2 गया, कितना आ गया 6, और बी की जगह 8, तो कौन सा पेयर आ गया 6-8 पेयर आ गया, और 6-8 पेयर हमारे रिलेशन में है, वो 6-8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी तरह से बेटे आप 9 रखोगे तो जो पेयर आएगा, या 10 रखोगे तो जो पेयर आएगा वो हमारी ऑप्शंस में नहीं होंगे। तो पहली ऑप्शन हमारी ठीक गई है, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बताऊंगा। जैसे आपके पिछले लेक्चर में, थ्योरेटिकल लेक्चर में, मैंने आपको कितने 1-1 फंक्शन होते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन होते हैं, कितने फंक्शन हम बना सकते हैं, ये पढ़ा रखा है। बेटे इस क्वेश्चन में एक रिलेशन के ऊपर एक कंसेप्ट यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास किसी सेट के पास, कोई सेट ए है और किसी सेट ए के पास अगर एक्स एलिमेंट हो, क्या कहा मैंने, हमारे पास एक सेट है और उस सेट के पास अगर एक्स एलिमेंट हो तो बेटे वहां पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर में लिखना है आपने एक्स स्क्र माइनस एक्स, और यहां पे बेटे ये जो एक्स स्क्र, एक्स जो है सॉरी, ये जो एक्स है ये क्या है, कितने एलिमेंट है गिवन सेट में। यही आपका क्वेश्चन है। ए मैंने आपको एक सेट दिया है जिसके पास कितने एलिमेंट है बेटे, 2 हैं, एक 3 है दूसरा 5, ए सेट है। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज, ठीक है। अब आपको पता है किसी सेट के पास, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 2, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 2, और आपको पता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, अगर किसी सेट के पास x एलिमेंट है तो 2 की पावर x स्क्वायर माइनस x, और किसी सेट के पास अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर में x की जगह क्या रखूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, और बेटे क्या आ गया 2 की पावर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, हाँ बेटे क्या आ गया 2 की पावर 4 में से 2 गया 2, एंड यू नो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बेटे
बी ऑप्शन हमारा सही आंसर गया है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, और क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे वो मुझे कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए के पास बेटे मैंने आपको एलिमेंट दिए हैं 1 2 3। सेट ए के पास 1 2 3 है, 3 एलिमेंट दिए, डिफाइंड बाय, और रिलेशन मैंने आपको दिया है, आपको पता है रिलेशन एक सेट होता है और उसके पास कैसे एलिमेंट होते हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो रिलेशन एक सेट है, उसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट है। पहला पेयर कौन है, 1 1 है, दूसरा कौन है 1 2 है, तीसरा कौन है 2 2 है, अगला कौन है 3 3। तो ये रिलेशन सेट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। देखो बेटे मैंने आपको ये रिलेशन दिया है और आपको कह रहा है कि इस रिलेशन के पास कितने पेयर है बेटे, इस रिलेशन के पास आप देख रहे होंगे 4 पेयर है। मुझे कह रहा है कि इन 4 पेयर में से मैं किस पेयर को रिमूव कर दूं, इसमें इन 4 में से मैं किस पेयर को यहां से हटा दूं कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। बेटे मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं, आप सबको पता होगा कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है। पहली बात, अगर वो रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, अगर वो रिलेशन कैसा हो, सिमेट्रिक। तीसरी बात, वो रिलेशन कैसा हो, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन बेटे रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, अब वो मुझे कह रहा है कि इस रिलेशन में से मैं क्या रिमूव करूं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस बन जाए मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो बेटे आपको पता है किसी भी सेट पे, जैसे ये ए सेट दिया है, ए सेट दिया है, सेट के पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और किसी भी सेट ए 1 2 3 के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए के पास अगर 1 है तो रिलेशन में 1 1 पेयर भी होना चाहिए। ए के पास अगर 2 है तो रिलेशन में 2 2 पेयर भी होना चाहिए। ए के पास 3 है तो रिलेशन में 3 3 पेयर भी होना चाहिए। तो बेटे आपके पास 1 1 पेयर होना चाहिए, आपके पास 2 2 पेयर होना चाहिए, आपके पास 3 3 पेयर होना चाहिए। तो इस वक्त ये रिलेशन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन बेटे अगर यहां मैं 1 2 भी डाल दूं तो भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, आप अपने गिवन सेट को देखो। आपका गिवन सेट क्या है, ए, कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होगा, 1 है तो 1 1 पेयर भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे अलावा कौन था यहाँ 1 2। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो अभी जो गिवन रिलेशन था वो भी रिफ्लेक्सिव था, और जो मैंने लिखा ये भी रिफ्लेक्सिव, इसे भी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। पर दूसरी बात होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक में हम ये बोलते हैं कि रिलेशन के पास जो पेयर हो उसका उल्टा भी वहां होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो उसका ऑपोजिट 1 1 का उल्टा 1 1 रिलेशन में है, ओके। 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 यही बन जाएगा, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 यहां नहीं है। तो ये रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 का उल्टा ऑर्डर पेयर 2 1 यहां नहीं है। तो बेटे अगर 1 2 को रिमूव कर दूं तो ये रिलेशन पहले रिफ्लेक्सिव था। ठीक है, दूसरी बात, ये रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक भी आ गया। क्यों आ गया सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा इटसेल्फ 2 2, 3 3 का उल्टा इटसेल्फ 3 3। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव की एक डेफिनेशन होती है, ट्रांजिटिविटी में हम ये कहते हैं कि किसी रिलेशन के पास ए बी है एंड बी सी है। अगर रिलेशन में ए बी है, बी सी है, और अगर ए सी भी रिलेशन में आ जाए तो वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब देखो बेटे, और अगर रिलेशन के पास ए बी है और आगे हमें बी समथिंग ना मिले, देखो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन है, एक पेयर है ए बी फिर बी सी, तो हमें ए सी मिलना चाहिए। लेकिन अगर ए बी पेयर है और हमें बी सी ही ना मिले तो भी ट्रांजिटिव होता है। अब जैसे 1 1 है, आगे क्या चाहिए मुझे 1 समथिंग, लेकिन 1 समथिंग आगे नहीं है। 2 2 लिया, आगे क्या चाहिए 2 समथिंग, कहीं भी 2 समथिंग नहीं है। 3 3, आगे क्या चाहिए 3 समथिंग नहीं है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो ये रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो भी सेट है उस सेट के हर एलिमेंट का उसके साथ पेयर होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकते हैं पर इतना होना चाहिए। सिमेट्रिक क्यों है, हर एलिमेंट का उल्टा एलिमेंट यहां पे है। ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन होती है ए बी है, बी सी है, एसी मिल जाए तो ट्रांजिटिव, ए बी है, बी सी है, एसी ना मिले तो नॉट ट्रांजिटिव। ए बी है
और BC नहीं मिल रहा है तो भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में से अगर हम 1 2 को हटा दें तो ये जो रिलेशन आपका आया है 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो बेटे इसमें से मुझे किसे हटाना चाहिए था, 1 2 एलिमेंट को हटाना चाहिए था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। लेकिन बेटे मैं इसे और तरीके से भी बताता हूं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो बेटे पहले तो मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है, काफी डिटेल में बताया, लेकिन आपको एक रिजल्ट बताता हूं मैं कि ये जो रिलेशन मैंने दिया है जिसके पास एलिमेंट 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है बेटे, अगर इस रिलेशन में से अगर मैं 1 2 को हटा दूं तो आपके पास क्या बचेगा, 1 1 बचेगा, 2 2 बचेगा और 3 3 बचेगा। ठीक है, और ये जो रिलेशन होता है आपको पता होगा, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। किसी भी सेट का, जैसे ए सेट है 1 2 3, और किसी भी सेट का जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर सेट के पास एलिमेंट 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 1 1 पेयर होना चाहिए, 1 का 1 के साथ पेयर होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 1 है तो 1 1 पेयर है, 2 है तो 2 2 पेयर है, 3 है तो 3 3 पेयर है। तो कैसा रिलेशन हो गया ये, आइडेंटिटी। एक बच्चा बोलेगा कि सर क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव में भी हम यही कहते हैं कि सेट है 1 2 3, तो 1 का पेयर 1 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2 2 होना चाहिए, 3 के साथ 3 3, लेकिन वहां पे हम ये कहते हैं इसके अलावा भी एलिमेंट आ सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या फर्क होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, सेट दिया है ए, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3, तो आइडेंटिटी सिर्फ क्या होगा 1 1 2 2 3 3, और रिफ्लेक्सिव क्या होगा 1 1 2 2 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा 1 1 2 2 3 3, और इसके अलावा आप 1 2 डाल दीजिए, 2 3 डाल दीजिए, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और बेटे याद रखना, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांसिटिव भी होता है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है, उसे हम इक्विवेलेंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी हम आपको कह दें कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या इक्विवेलेंस होता है, यस। कभी भी हम कह दें आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, अरे भाई आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट है, इस सेट के पास x बिलोंग्स टू z, इस सेट के पास x टाइप के एलिमेंट है और वो क्या है, इंटीजर है। और कौन से इंटीजर लेने हैं, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। मतलब ए सेट के पास आपको इंटीजर लेने हैं, लेकिन कौन से इंटीजर लेने हैं, 0 लेना है, 12 लेना है, और 0 और 12 के बीच के नंबर लेने हैं। ये ए सेट दिया है, गिवन बाय, और रिलेशन दिया है आपको, पता रिलेशन भी क्या होता है, सेट होता है। कैसे एलिमेंट है, ए बी टाइप के, पेयर टाइप के, सच दैट ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए और बी का डिफरेंस करो और उसका जो मॉड है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में कौन से पेयर आएंगे बेटे, कौन से पेयर आएंगे, मतलब पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, कौन से 2 एलिमेंट आएंगे जिनके डिफरेंस का मॉड, क्या बोला, जिनके डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। देन ये जो मैंने लिखा है आगे से लिख दिया, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, या देन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज। ठीक है, आप लिए नया क्वेश्चन है, मैं सिखाता हूं इसे। पहले ए सेट के पास क्या एलिमेंट दिए, ए सेट के पास एक्स टाइप के एलिमेंट है, वो कौन है, इंटीजर है। कौन से इंटीजर लेने हैं, 0 से लेके 12 तक। तो बेटे ए सेट के पास जो एलिमेंट है वो 0 से लेके 12 तक एलिमेंट लेने, लेकिन 0 से लेके 12 तक कौन लेने हैं, इंटीजर। 0 के बाद इंटीजर 1 होता है, हालांकि 0 और 1 के बीच में बहुत से नंबर हैं पर वो नहीं लेने हैं, हमें कौन लेने हैं, इंटीजर। वो कह रहा है 1 के बाद कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बेटे ए सेट के पास उसने ये हमें 12 एलिमेंट दिए हैं। और रिलेशन के पास कौन से एलिमेंट है, ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ए और बी का जो डिफरेंस है उसका मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। और हमने आपसे क्या पूछा है बेटे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछी है। द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज, इसका मतलब समझिए, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 का मतलब कि 1, ये 1 एक एलिमेंट है, 1 के साथ आपने ए सेट के एलिमेंट जोड़ने हैं। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 का मतलब इस 1 के साथ, ये जो 1 एलिमेंट हमने बोला है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वाला बोला है, इस 1 के साथ
ए सेट के एलिमेंट लेने हैं और 1 के साथ ए सेट के एलिमेंट लेने हैं, और जो भी 1 के साथ एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट अगर रिलेशन में होगा तो वो इक्वल्स क्लास कंटेनिंग 1 में आ जाएगा। अब बताइए, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या है? कोई भी दो एलिमेंट का पेयर रिलेशन में कब होगा? जब उन दोनों एलिमेंट के डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है बेटे, तो बेटा 1 है। अब बताइए 1 के साथ मैंने यहां पहले कौन ले लिया? 0। अब मुझे देखना है 1 0 आर में है कि नहीं, रिलेशन में है कि नहीं। 1 0 आर में कब होगा? जब 1 और 0 का डिफरेंस बेटे कौन आ गया? 1। और 1 क्या मल्टीपल ऑफ 4 है? क्योंकि कोई भी पेयर आर में तब होगा जब उस पेयर के डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। 1 के साथ जब मैंने 0 लिया तो 1 आया, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो 1 के साथ 0 तो नहीं आएगा। फिर 1 के साथ मैंने किसको ले लिया बेटे? 1। अब मैं देखूंगा क्या 1 1 आर में है, और 1 1 आर में कब होगा? जब 1 और 1 का डिफरेंस, और 1 और 1 का डिफरेंस 0। और बेटा 0 को हम मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 0 इंटू 4 बोल सकते हैं, 0 ही रहेगा। तो 1 के साथ जब मैंने 1 को जोड़ा, ठीक है, तो उनके डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो पहला एलिमेंट मुझे मिल गया 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, तो पहला एलिमेंट 1 मिल गया। 1 के बाद मैं 2 लेता हूं बेटे। 1 के साथ जब मैं 2 को जोड़ूंगा बेटे, 1 के साथ मैंने 2 को लिया, क्या 1 2 आर में है? नहीं है, क्योंकि 1 2 आर में कब होगा? जब 1 और 2 का डिफरेंस, और 1 और 2 का डिफरेंस बेटे क्या आया? -1। और 1 और 2 का डिफरेंस का मॉड क्या आ गया बेटे? 1 आ गया। ठीक है, और 1 आर में नहीं, 1 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। ऐसे 1 को 3 के साथ जोड़ूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 1 और 3 का डिफरेंस 2 रह जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 4 को जोड़ूंगा, 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा बेटे? 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। और बेटे जब इस 1 के साथ इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 के साथ सेट का मैंने कौन सा एलिमेंट जोड़ा बेटे? 5 जोड़ा। अब देखिए 1 5 आर में है बेटा। 1 5 आर में कब होगा? जब 1 और 5 के डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और 1 और 5 का डिफरेंस -4 का मॉड 4, और 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि 4 को हम 4 इंटू 1 कह सकते हैं। तो 1 के साथ 5 आ गया, दो एलिमेंट मिल गए अभी तक मुझे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 में। 1 के साथ पहले मुझे 1 मिला, 1 के साथ 5 मिला, क्योंकि 1 के साथ डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है, 1 के साथ 5 के डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे बेटे जब मैं 1 के साथ 6 जोड़ूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा? -5, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 7 जोड़ूंगा, 1 और 7 का डिफरेंस क्या होगा बेटे? -6 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 8 जोड़ूंगा बेटे, 1 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? 1 और 8 का डिफरेंस जो होगा वो -7 होगा, मॉड 7 होगा। 7 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। और बेटे जब मैं 9 जोड़ूंगा तो बताइए 1 के साथ जब मैं 9 जोड़ूंगा तो ये आर में है कि नहीं, चेक करते हैं। 1 और 9 का डिफरेंस बोलो बेटे, -8 का मॉड 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 9 भी आ गया। 9 के बाद जब मैं 10 जोड़ूंगा, 10 और 1 का डिफरेंस, 1 और 10 का माइनस कितना होता है बेटे? -9, मॉड करेंगे 9 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 11 जोड़ूंगा, 1 और 11 का डिफरेंस -10, मॉड 10, 10 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 12 जोड़ूंगा, 1 और 12 का डिफरेंस, 1 और 12 का डिफरेंस 11 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो आपका आंसर आया है सेट 159। तो क्या था कि अगर हमने कहा था द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज, तो क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज 1 के साथ आपने अपने सेट के वो एलिमेंट देखने हैं जो 1 के साथ कनेक्ट होके रिलेशन में जाए। और रिलेशन जो दिया होता है, जैसे यहां दिया था कि उनका डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 1 के साथ बेटे कौन? 1 5 और 9 जो है इनके डिफरेंस का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 आया। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज कौन सा सेट आया बेटे? सेट 159, और सेट 159 आपकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे क्या बोला है उसने? द फंक्शन f इज अ मैपिंग फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब इज। ठीक है, मैंने आपको एक फंक्शन दिया है जिसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल है, को डोमेन भी सेट ऑफ रियल है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, और मुझे बता रहा है कि बताइए ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 है, नहीं है, तो कुछ भी है। ठीक है बेटे, आपको तो पता होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है।
ठीक है बेटे, 1 1 के लिए वैसे तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से तो नहीं, 3 तरीके हैं, तीन तरीकों से हम बताते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है। लेकिन जब हमें फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और सबसे बड़ी बात उसकी डिफाइनिंग दी है, तो 1 1 का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को आपने चेक करना है वो 1 1 है या नहीं, तो सबसे पहले उस फंक्शन के डोमेन में आप 2 नंबर लेके चलिए। आपका फंक्शन का डोमेन कौन है? डोमेन कौन है? सेट ऑफ रियल्स। तो आप 2 रियल नंबर लीजिए। इन जनरल मैंने 2 रियल नंबर मान लिए, कि ए मान लिया और एक बी मान लिया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और ये कहां से लिए होंगे मैंने? डोमेन से, क्योंकि आपको पता है इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? रियल है। तो फंक्शन के डोमेन में मैंने 2 रियल नंबर ले लिए। उसके बाद फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों? हम कंसीडर करते हैं, डेफिनेशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चलते हैं। 1 1 की डेफिनेशन ही बेटे ये होती है, ठीक है, 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? आप लेके चलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और अगर आपसे क्या प्रूव हो गया? ए इक्वल टू बी, तो फंक्शन 1 1 होगा। क्या बोला? क्या लेके चलना है? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। और अगर आपने क्या प्रूव कर दिया? ए इक्वल टू बी, देन फंक्शन इज 1 1। और अगर a इक्वल टू बी प्रूव नहीं हुआ, a नॉट इक्वल टू बी हो गया, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। लेकिन कोई पूछे ये सर ये a और b क्या है? फंक्शन ने लिए है ना, फंक्शन ने अपने साथ a लिया है ना, फंक्शन ने अपने साथ b लिया है ना। और आपको तो मालूम फंक्शन जो एलिमेंट लेता है वो कहां से लेता है? अपने डोमेन से। और भाई फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल। तो सबसे पहले फंक्शन के डोमेन ऑल रियल में मैंने 2 नंबर मान लिए a और b, और कंसीडर कर लिया एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब मैं देखता हूं a इक्वल टू बी आ गया तो फंक्शन 1 1 होगा, और a इक्वल टू बी नहीं आया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी। डेफिनेशन क्या है बेटे? डेफिनेशन है मेरे बच्चों, एफ ऑफ एक्स मैंने क्या दे रखा है आपको? एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास क्या है बेटे? एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ एक्स है तो हम सामने फंक्शन के साथ जो है सामने उसका क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। अगर एफ ऑफ ए है तो सामने क्या कर देंगे हम? ए क्यूब। ठीक है बेटे। और एफ ऑफ बी है तो क्या हो जाएगा? बी क्यूब। बेटा मैं आपको यहां से एक शॉर्टकट बता देता हूं, ए क्यूब अगर बी क्यूब के बराबर है तो सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी। बेटे याद रखना, 2 नंबर्स के अगर क्यूब आपस में इक्वल हो तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि नंबर इक्वल होंगे। हाँ, 2 नंबर के स्क्वायर कभी बराबर हो, मान लीजिए मैं कह दूं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी बराबर हो। उस केस में ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, और उस केस में ए और बी बराबर नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर के स्क्वायर बराबर हैं तो श्योरली नंबर इक्वल होंगे, हो सकता है नंबर अनइक्वल होंगे, हो सकता है, लेकिन 2 नंबर के क्यूब बराबर हो ये श्योरिटी है बेटा कि नंबर बराबर होंगे। तो लेके चला एफ ए इक्वल टू एफ बी, प्रूव कर दिया ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। बच्चों इसका मतलब निकल के आया कि फंक्शन 1 1 है। कई बार आपको अगर लगे कि सर ये आपने क्या बता दिया, देखो एमसीक्यू के हिसाब से तो सीधा याद रखो, अगर 2 नंबर के क्यूब बराबर है गारंटी नंबर इक्वल होंगे, 2 नंबर के स्क्वायर बराबर है कोई गारंटी नहीं कि नंबर बराबर होंगे, नंबर बराबर भी हो सकते हैं, नंबर बराबर नहीं भी हो सकते हैं। और कोई बोले सर मुझे ऐसे नहीं करना था, तो थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब था ना बेटे, आप बी क्यूब को यहां ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0 है, आप इसको ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला आपको आता होगा, फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटे इन दो चीजों की मल्टीप्लाई क्या है? 0 के बराबर है। एंड यू नो अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ता है। बेटे अब आपको ये मैं श्योरली कह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता है, और ए और बी कोई भी रियल है, कोई भी 2 रियल नंबर आप लेके चलिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कभी भी रियल नंबर्स के लिए ये चीज 0 हो ही नहीं सकती है। तो बेटा ये तो 0 है नहीं, तो फिर किसे 0 होना पड़ेगा? a माइनस बी को, क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि सर दोनों ही 0 नहीं है, अगर दोनों ही चीजें 0 ना हो तो उनकी मल्टीप्लाई 0 नहीं आ सकती है। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू b। तो बेटे आपको कभी भी किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना हो,
एक तरीका ये भी होता है कि लेके चलिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, और अगर आपसे प्रूव हो जाए ए इक्वल टू बी देन फंक्शन इज 1 1। मैं लेके चला एफ ए इक्वल टू एफ बी, आपके क्वेश्चन की डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग मैंने प्रूव कर दिया ए इक्वल टू बी, सो फंक्शन इज 1 1। तो बेटे फंक्शन 1 1 तो आ गया। अब फंक्शन 1 1 आ गया, अब देखना है ऑन टू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन का ऑन टू चेक करना है। 1 1 आ गया बेटे। अब जैसे मैंने आपको ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, ऑन टू के लिए भी मैं आपको बता दूं, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है बेटे? कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब किसी फंक्शन की रेंज, क्या बोला, किसी फंक्शन की रेंज जो है वो किसके बराबर आ जाए? कोडोमेन के बराबर आ जाए। किसी फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। और आपके फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्या है? रियल है। आपके फंक्शन का कोडोमेन क्या है? ऑल रियल है। बस अगर आपने रेंज देखनी है और रेंज अगर क्या आ गई? ऑल रियल के बराबर आ गई तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब बेटे रेंज होती कौन है? देखिए, डोमेन और रेंज का तुम्हें वैसे पता होगा, थोड़ा मैं ब्रीफिंग कर देता हूं। डोमेन क्या होता है? जहां से फंक्शन एलिमेंट उठाता है। अब जैसे फंक्शन ने एक्स लिया है तो एक्स जिस सेट से लिया होगा उस सेट को हम क्या बोलते हैं बेटे? डोमेन बोलते हैं। और फंक्शन ने यहां से एलिमेंट लिया, जैसे मान लो यहां फंक्शन ने एलिमेंट लिया डोमेन से, और डोमेन उसने क्या दिया इसका? ऑल रियल, कोई भी रियल लिया होगा, और उसके बदले में फिर वो हमें आंसर देता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां मैं एक्स की जगह जीरो रखूं, एक्स की जगह अगर मैं जीरो रखूं तो बदले में मुझे क्या आंसर मिलेगा? एक्स तो एक्स क्यूब, जीरो तो जीरो का क्यूब जीरो। ठीक है, यहां अगर मैं वन रखूं तो सामने का मिलेगा, यहां वन रखूं सामने वन का क्यूब वन, यहां मैं टू रखूं, यहां मैं टू रखूंगा तो सामने क्या मिलेगा? टू का क्यूब एट। ठीक है बेटे, जो फंक्शन एलिमेंट जिस सेट से लेता है उसे क्या कहते हैं? डोमेन। और जिस सेट में एलिमेंट देता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। और जो एलिमेंट देता है ये जो सामने जो आंसर है, इसने जो मुझे आंसर देने हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस सेट को क्या कहते हैं बेटे? हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? रेंज। अब आप मुझे बताओ, मैंने इसको क्या देने हैं? इस दुनिया के सारे नंबर। अब इस दुनिया के सारे नंबर देने हैं, उसके बदले में ये भी तो मुझे जो भी नंबर दोगे उसका क्यूब बना के देता रहेगा कि नहीं? तो ये अगर मैं इसे इस दुनिया के सारे नंबर दे रहा हूं, ऑल रियल दे रहा हूं, तो ये भी मुझे क्या देगा? ऑल रियल ही देगा। तो रेंज क्या आएगी बेटे? ऑल रियल ही आएगी। और इस फंक्शन में फंक्शन की जो रेंज है वो ऑल रियल है, और कोडोमेन भी ऑल रियल है, और रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो फंक्शन जो होता है बेटे वो क्या होता है? ऑन टू। तो बेटे इस क्वेश्चन में जो है फंक्शन 1 1 भी आया और फंक्शन ऑन टू भी आया। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है। पीछे देखते हैं, ऑप्शन पीछे लिखी है हमने। तो फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 नहीं, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो बेटे डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, मैंने आपको एक ए सेट दिया है जिसके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक बी सेट दिया है जिसके पास 4 एलिमेंट है 4 5 6 7, और एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन f इज बेस्ट डिफाइंड एज, कि जो f है वो सरजेक्टिव है कि इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। वैसे तो ये नाम आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे जिसमें मैं बेसिक पढ़ा रहा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव बोलते हैं, और जो फंक्शन 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब देखो मैंने ये फंक्शन आपको दिया है सेट फॉर्म में। आपको पता है रिलेशन भी एक सेट होता है, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, फंक्शन भी एक सेट होता है, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन मैंने सेट फॉर्म में दिया है। ठीक है बेटे, अब इसका मैं डिफाइन करके दिखा देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं फंक्शन के पास पेयर 1 4 है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ 1 किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये डोमेन फंक्शन ने क्या लिया? 1 लिया, क्योंकि आपको पता है फंक्शन का काम क्या होता है? एक एलिमेंट लेता है और उसके बदले में एक एलिमेंट देता है। तो फंक्शन ने 1 लिया और 1 के बदले में सामने क्या दे दिया होगा? 4। ऐसे फंक्शन के पास 2 5 पेयर है, इसका मतलब फंक्शन ने क्या लिया होगा बेटे? 2 लिया होगा और बदले में क्या दे दिया होगा? 5। f2 इज इक्वल टू 5। और तीसरा है फंक्शन ने क्या लिया होगा बेटे? 3, और उसके बदले में क्या दे दिया होगा बेटे? 6। ठीक है, तो ये जो फंक्शन जिस तरह से उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग मुझे ये रिजल्ट मिल गया। अब मुझे देखना है कि फंक्शन 1 1 है ऑन टू है कि नहीं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 1 ऑन टू को डिफाइनिंग से बताया, क्योंकि यहां मुझे सेट दिए हैं तो बड़ी आसानी से बता दूंगा मैं। कैसे देखना, ए सेट दिया है बेटे, ए सेट के पास मैंने कितने एलिमेंट दिए हैं आपको? 3, 1 2 और 3। और बेटे मैंने आपको एक बी सेट दिया है, और बच्चों बी सेट के पास मैंने क्या एलिमेंट दिए हैं आपको? 4 5 6
7। ठीक है बेटे, और फंक्शन की डिफाइनिंग क्या है, 1 के बदले में क्या मिल रहा है, फंक्शन, आपको पता है फंक्शन एलिमेंट कहां से लेता है, डोमेन से। अब फंक्शन की मैपिंग अगर ए से बी है तो ए फंक्शन का डोमेन है और बी फंक्शन का कोडोमेन है। ठीक है बेटे, ए इज द डोमेन, बी इज द कोडोमेन। फंक्शन एलिमेंट कहां से लेता है, डोमेन से, और उसके बदले में एलिमेंट कहां देता है, कोडोमेन में। फंक्शन ने डोमेन से क्या लिया, 1 लिया, और 1 के बदले में क्या दिया, 4। तो डोमेन से 1 लिया और 1 के बदले में सामने क्या दिया बेटे, 4। फिर फंक्शन ने डोमेन से क्या लिया बेटे, 2, और 2 के बदले में क्या दिया बेटे, 5। 2 के बदले में क्या दिया, 5। फिर फंक्शन ने डोमेन से क्या लिया बेटे, 3, और 3 के बदले में क्या दिया, 6। 3 के बदले में क्या दिया, 6। ठीक है, ये डिफाइनिंग हो गई, और तो नहीं है मेरे पास कुछ भी। अब मेरे से वो पूछ रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है बेटे, एक तरीका तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 1 1 का, वो कब होता है, जब फंक्शन की जर्नल डिफाइनिंग होती है, और यहाँ फंक्शन की न्यूमेरिकल डिफाइनिंग है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, न्यूमेरिकल डिफाइनिंग से, जब आपके पास फिगर बन गई है, और ये फिगर से आपको बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं। हम किस तरह से बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से बेटे। फंक्शन 1 1 कब होता है, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को, क्या कहा मैंने, डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट एलिमेंट मिलना चाहिए 1 1 के लिए। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट मिलना चाहिए। जैसे 1 को क्या मिल गया, 4, अब ये 4 किसी और को नहीं मिलना चाहिए। डोमेन 1 को क्या मिला, 4, अब 4 किसी और को नहीं मिलना चाहिए। 2 को क्या मिला, 5, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। 3 को क्या मिला, 6, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, और किसी को भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कब होता है फंक्शन 1 1, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट इमेज मिले। 1 की इमेज कौन है, 4, अब 4 किसी और की तो नहीं है ना, डोमेन के एलिमेंट नहीं है। 2 की इमेज कौन है, 5, किसी और की तो नहीं है ना। 3 की इमेज कौन है, 6, किसी और की तो नहीं है। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। कब होता है 1 1, जब हमने आपको फिगर बना के दिया हो, ठीक है, न्यूमेरिकल डिफाइनिंग हो। कब होता है 1 1, डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब मान लीजिए 2 को मैं ऐसे जोड़ देता 4 के साथ, तो 1 1 नहीं हो सकता था। ठीक है, 4 किसी एक की इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू। देखो ऑन टू में तो मैं कैसे बता सकता हूं, एक तरीका ऑन टू में इस तरह से भी बता सकता हूं आपको कि इस फंक्शन में जो कोडोमेन है, वो तो आपको पता है कोडोमेन क्या है, सेट 4 5 6 7, सेट 4 5 6 7। और इस फंक्शन की जो रेंज होगी बेटे, वो क्या होगी, रेंज क्या होता है, कोडोमेन के जो एलिमेंट डोमेन की एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके सेट को हम रेंज बोलते हैं। मतलब रेंज कोई नया सेट नहीं होता है, कोडोमेन के ही अंदर के एलिमेंट जो, कोडोमेन के अंदर के एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्ट किए हैं। तो कौन किया है, 1 किया है, सॉरी 4 किया है, 5 किया और 6, 4 किया है, 5 किया है और 6, तो ये रेंज आई। और क्या रेंज जो है वो कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है, सेट 4 5 6 7, 4 5 6 7। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है, नहीं, क्योंकि रेंज के पास 3 ही एलिमेंट है, कोडोमेन के पास 4 हैं, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा अगर आपको मैंने बताना हो तो एक तरीका और भी होता है कि चेक करना हो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब फिगर के अकॉर्डिंग कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को, क्या बोला मैंने, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन में कम से कम एक, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज्यादा। तो 4 को एक मिल गया, 5 को भी एक मिल गया, 6 को भी एक मिल गया, लेकिन 7 को कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए भी ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, वैसे भी देख सकते हैं, डेफिनेशन से भी आपने देख लिया, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो बच्चों ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 है मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव हुआ, ऑन टू नहीं है मतलब सरजेक्टिव नहीं है। और बाइजेक्टिव तो कब होता है, जब दोनों होते। तो इंजेक्टिव है ये फंक्शन, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आपका सही है। तो बेटे इस तरह से लेक्चर 1 में मैंने आपको पार्ट टेस्ट 2 के 6 एमसीक्यू कराए हैं। लेक्चर 2 इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर 2 में मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा असर्शन एंड रीजंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।